और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पीछे के सारे लेक्चर क्लास कंप्लीट हो चुके होंगे। चलते हैं, आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हमारा वीबीटी कैसे यूज हो रहा है और बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी जो भी फला 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 बातें होंगी। और लगभग 40-50 मिनट के क्लास के इस पूरे टाइम में हम वीबीटी के ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा क्वांटम बेस्ड वीबीटी नहीं है, ये हम प्राइमरी वीबीटी पढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब हम लोग प्राइमरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म लेके आएंगे कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिज्म के बेसिस पे वीवीटी कितना इंपॉर्टेंस है, और हमारे पास वहाँ पे जो तरंग फलन होते हैं, वेव फंक्शंस होता है, तो वेव फंक्शंस के बेसिस पे हम सारे क्लासेस को देखेंगे। अभी आपको यूट्यूब पे जो क्लासेस मिल रही है बेटा, वो हमारे गुरुजी द्वारा मिल रही है। ठीक, वो मिलती रहेगी और संडे संडे को आते रहेंगे। और बाकी जो एप्लीकेशंस के प्योर क्लासेस हैं, उसमें मैं पूरा क्लास देता रहूँगा। आप अधिक से अधिक बच्चों को थोड़ा इनरोल कराइए एप्लीकेशंस के अंदर, थोड़ा प्रचार उनको कीजिए कि सर क्लासेस ले रहे हैं लगातार। हाँ, और एक चीज़ बता दूं आपको कि जो नोट्स भी हिनार क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, वो आपका कॉपीराइट नोट्स है। प्लीज़ इसका ध्यान रहे कि आपको ये पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। मैंने कई बार बताया था, लीगली है ये। और क्योंकि हम बताएंगे उसके पीछे रीज़न क्या है। आप देख पा रहे हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? ठीक, ये छठा या पांचवा क्लास होगा। देख लेते हैं कि कौन सा क्लास है। ये बात करते हैं विनार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। किसकी बात करें? यहाँ पे बात करेंगे विनार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की, कि विनार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्या है। ठीक, तो ये आईएसओ सर्टिफाइड, क्या आईएसओ सर्टिफाइड एक इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी एंड मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट भारत सरकार देती है। उसके बेसिस पे ये काफ़ी डेवलप एक संस्था है कि इसके जो मटेरियल होते हैं वो बच्चों के एजुकेशंस को ठीक तरीके से देने के लिए, यानी इनके बच्चों का जो मटेरियल हम देते हैं, हमारी टीम देती है, वो बेहतर मटेरियल है जिससे भारत सरकार भी ने अप्रूवल कर दिया है। ठीक, इसके द्वारा हम लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया गया जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। ठीक, अब ये बताऊं कि ये मेरे प्लेटफॉर्म को दिया गया वेनार प्राइवेट लिमिटेड को। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, हमने क्लास देख रखा था हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, अवाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग अप्रोच। ठीक, उसके बाद हमने अभी अभी आपके क्लास कल लिया था रात को बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं वीवीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे। इनको देखने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, यहाँ से हम लोग ये वाला क्लास डील कर रहे हैं। अब हमारी संस्था की बात करते हैं। ये जो पीपीटी है, ये केवल बिजनेस उद्योग मतलब बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया है। इस पे सारा कॉपीराइट कंटेंट हम लोग का है। ठीक, विनर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस पे कॉपीराइट कंटेंट है, इसका पेटेंट ये पूरा है। ये किसी बुक से आपको नहीं मिलेगा। जितने भी इसके हमारे नोट्स होते हैं वो किसी बुक से नहीं होते। हम लोग डायरेक्टली इसको पंच करते हैं। पंच करने मतलब टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपको देते हैं। तो प्लीज़ आप अपना नोट्स अपने पढ़ने तक सीमित करिए, ताकि आगे कोई भी आपको झमेला ना हो। ठीक, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप हैंड डाल लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट्स पे कि आखिरकार पहला पॉइंट्स हमारे पास क्या कहता है। ठीक है बेटा, आप लोग तैयार होंगे? चलते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। देखो, आखिरकार जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? इनको हम लोग कहते हैं सिंपल तरीके से क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी जब आई थी। क्या क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी आई थी, तो यहाँ पे बोला गया था सिंपल तरीके से कि कई सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, खासकर क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम, यहाँ पे बोलता क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी। क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने के लिए दो मेथड आते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने के लिए दो मेथड आते हैं। नहीं, कहने का मतलब उनका ये है कि ए और ये बी आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने इनको दे रहा है और इनको दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, इनको दे रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने के दो मेथड आए थे। ठीक, पहला मेथड हमारे पास क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, बैलेंस बॉन्ड थियरी था। और दूसरा जो मेथड था वो था एमओटी। क्या था? एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी था। ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, ये बॉन्ड के बारे में बताता था। क्या? किसी भी एटम के बॉन्ड के बारे में, कि एक एटम के अंदर कितने बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं। एमओटी के अंदर था कि ऐसा बॉन्ड बनाने में, क्या इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अभी तक ना ही कलर फॉर्मेशन पता चला था, ना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चला था। उसके बाद हमारा तीसरा तीसरा पार्ट्स आया इसी का, जिसको हम लोग CFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFT बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट, ये क्या बताएगा बेटा? जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो बताती क्या है, हमारे जो बैलेंसी सेल होता है उसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। और एमओटी क्या बताएगा, एमओटी बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीएफटी इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर, कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक। और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स में कैसा होगा, इसके बारे में सीएफटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटम की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्वांटम थियरी ऑफ कोवैलेंसी में दो थियरी सबसे पहले आए थे। पहला आया था हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की थ्योरी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, संयोजकता आबंध थ्योरी बोलते थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते थे। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोलते थे। अब बोलता है कि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार सहसंयोजक बंध बनने की जो परमाणु के वे कक्षक भाग लेते हैं जो आधे भरे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों थ्योरियों के अंदर, ठीक, किसी भी एटम के जो हमारे पास क्या, किसी भी एटम के जो सेल होंगे वही सेल पार्टिसिपेट करेंगे, क्या, एटम के वही सेल पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के फॉर्म में न हो, मतलब उनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन खाली हो उनके ऑर्बिटल में, तभी जाके क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जिसमें से केवल एक कक्षक होता है, यानी एक कक्षक हो या एक से अधिक कक्षक हो, ठीक, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वही पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। और ये पूरा जो थियरी है ये ओवरलैपिंग पे बेस है। किस पे बेटा, ओवरलैपिंग पे बेस है। मैंने पहले ही क्लास में आपको बता रखा था कि ओवरलैपिंग कैसे होता है। हमारे 3 टाइप्स के ओवरलैपिंग होते हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, ठीक। पीपी ओवरलैपिंग 2 टाइप्स का, हेड टू हेड ओवरलैपिंग पीपी में था, और वहां पे पास टू पास यानी लैटरल टू लैटरल यानी साइड वाइज साइड वाइज हमारे पास दोनों मैकेनिज्म बताए गए थे। तो ये रहा आपके इंफॉर्मेशंस के लिए क्लास की। इंफॉर्मेशंस में क्या देखेंगे, अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट्स पे। कहता है कि मेनी अप्रोचेज हैज बीन पुट, क्या कर रहा है, मेनी अप्रोचेज, यानी हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के काफी ज्यादा अप्रोच रहे हैं, ठीक। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, एक्सप्लेन, क्या करता है यहाँ पे, कहता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका बेस्ट नेचर क्या है, कि कहता है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन, क्या, बॉन्डिंग इन कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नेचर को, उनके बॉन्ड नेचर को ठीक तरीके से समझने के लिए, क्या, बॉन्ड नेचर को ठीक तरीके से समझने के लिए हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई गई थी। यानी कह सकते हो बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके से, जैसे मेरे पास एक फार्मूला हो K4FeCN6, क्या, K4FeCN6, ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। अब फार्मूला में, ठीक, हमारे पास कैसे पोटेशियम है, कैसे Fe है, कैसे साइनाइड ग्रुप है, ठीक, इनके बॉन्ड कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बॉन्ड किस मैकेनिज्म पे आपस में जुड़े हुए हैं, वो सारा कैरेक्टर कौन बताएगा, वो सारा कैरेक्टर मेरे को बताएगा वीवीटी के बारे में। कौन सा बताएगा, वीवीटी के बारे में बताएगा, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगा। अब ये तो हुआ कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। हमको क्या पढ़ना है, ये आपको शायद सेकेंड ईयर में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन हमको कहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करना है कि आखिरकार ए और बी कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, इनके बारे में मेरे को आज पढ़ाया जाएगा। आगे कहता है कि द वैलेंस बॉन्ड थियरी वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग यूजिंग द मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। यानी कहने का सिंपल से मतलब है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो डेवलप की गई है किस पे, वो डेवलप की जाती है क्वांटम मैकेनिज्म, यानी इसको बोलते हैं यांत्रिकी, क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम क्रियाविधि की जो मेथड होती है उसके बेसिस पे, क्या, उसके बेसिस पे केमिकल बॉन्डिंग को, क्या, केमिकल बॉन्डिंग जितने भी होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक थियरी बनाते हैं। उस थियरी को हम लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी कहते हैं। तो आपको याद रहेगा, आपसे कभी भी कोई पूछे, सिंपल तरीके से पूछे कि बताओ भाई कि जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है ये किस पे बेस है, तो आप बताओगे कि जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है ये केमिकल बॉन्ड पे बेस है। किस पे बेटा बेस है, वो केमिकल बॉन्ड पे बेस है, केमिकल बॉन्डिंग पे बेस है। किसकी यूज की गई है इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए यूज की है मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म पे, यानी क्वांटम मैकेनिज्म को पूरी यूज की गई है। हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्वांटम मैकेनिज्म को, तो आप अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है उसका पूरा झमेला और कैसे कैसे सब कुछ, ठीक। लेकिन आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है बेटा, डेवलप की गई थी किस लिए, ताकि वो केमिकल बॉन्डिंग को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सके, उनको
कह सकते हो बता सके कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग क्या है, किसके मेथड से बेटा, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिज्म के मेथड पे। आगे कहता है कि दिस थियरी प्राइमरी फोकस, यानी इस थियरी का सबसे पहला फोकस क्या होता है, यानी ये थियरी जो है किस पे पहले काम करती है। कहता है कि दिस थियरी प्राइमरी फोकस, ठीक, या फोकसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी थियरी है बैलेंस बॉन्ड थियरी, इसका प्राइमरी फोकस होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का सिंपल तरीके से यहाँ पे कहता क्या है बेटा, कहता है यहाँ पे कि हमारे पास ए और बी कोई भी मॉलिक्यूल्स बने हैं, क्या, ए और बी कोई भी मॉलिक्यूल्स बने हैं, इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, क्या, इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए ए और बी के कौन कौन से ऑर्बिटल, क्या, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिविजुअल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इंडिविजुअल बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जानकारी कौन देगा, ये जानकारी देगा हमारा बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या देगा बेटा, बैलेंस बॉन्ड थियरी देगा। तो फोकस करिएगा छोटे से पॉइंट्स को, आपसे पूछा जा सकता है छोटे छोटे, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लंबा क्लास भी डील करो तो आपको हर एक पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक, स्लोली चलूंगा लेकिन आपको हर एक चीजों के बारे में बताता चलूंगा। आप याद कर लेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है प्राइमरी फोकस ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअली बॉन्ड, यानी इसका प्राइमरी फोकस होता है कि उसके किसी भी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्या, किसी भी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इंडिविजुअल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं और इंडिविजुअल बॉन्ड बनते समय उनके कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका जानकारी पूरा कौन देगा बेटा, पूरा देगा बैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है बेटा, आगे चले। आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट इज अ बैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या। सबसे बड़ी बात होती है सर अभी तो आपने इसके सिग्निफिकेंस बता रहे थे, अब बताइए है क्या, ठीक, है क्या के बारे में हम यही देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी इस थियरी के अनुसार हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स रादर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से है, क्या, कहने का यहाँ पे सिंपल तरीके से है कि हमारे पास जितने भी, क्या, हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्युपाइड करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते समय, क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते समय। द ओवरलैपिंग, क्या, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन ड्यू टू ओवरलैप। यानी कहने का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग। सपोज मेरे पास बन रहा है HCl, यानी HCl के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास H का कुछ ऐसे शेप है, ये हमारे पास H है, ठीक, अब उसके बाद हमारे पास ये कौन सा है, ये बेटा ये Cl का शेप है, ठीक, ये H है, ये Cl है, क्यों, क्योंकि इसका लगेगा 1s और इसका लगेगा यहाँ पे 3p, ठीक। अब ये 3p की बात करता है, क्यों करेगा, क्योंकि Cl के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या है इनका, इनका कहने का मतलब भैया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, छठा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। इसको बढ़ते हम लोग px, ये py, ये pz, यानी ये pz है। अभी कहते हैं कि ये दोनों क्या करेंगे बेटा, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एक हमारे पास बन गया, इसका कौन सा है, S हो गया, और दूसरा कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। ये जो पूरा पोजीशन दिख रहा है, ठीक, ये हमारे पास कौन सा है, 3p है, क्या है, 3p है, 3pz कह लो, 3pz है। अब ये दोनों क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए, क्या कर लिए बेटा, ये जो पॉइंट्स है पूरा, ये कौन सी पॉइंट्स हैं, ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं, क्या है, ओवरलैप कर लिए। इन चीजों को आप ध्यान देना, ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब ये जैसे ही ओवरलैपिंग करेंगे बेटा और यहाँ पे एक हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक
बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। हमको पता है कि जब हमारे पास कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है बेटा, एसपी ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, एसपी ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हमारे पास एसपी ओवरलैपिंग होते हैं, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपस से मिलकर बनाते हैं। वहां पे हमारे पास एक बॉन्ड बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। यानी कह सकते हो ये कौन सा पॉइंट्स हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्ड पॉइंट्स हैं। अब इस केमिकल बॉन्ड पॉइंट्स में कहता है कि इलेक्ट्रॉन लोकलाइज ऑन द बॉन्ड रीजन, यानी इलेक्ट्रॉन जो ई है, इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा कहाँ लोकलाइज होगा, वहीं लोकलाइज होगा जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है या जहाँ पे ओवरलैपिंग बनता है। तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान समझना, बॉन्ड वहीं बनते हैं, यानी अब आपस में एक दूसरे को क्रॉस यानी ओवरलैप वहीं करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगी, तब जाके ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बॉन्ड से ओवरलैप करेंगे। तो आपको कहानी कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। कहता क्या है बेटा, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स, यानी इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स, यानी इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्युपाइड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल रादर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, कह रहा है कि द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या 1s और 3p, ठीक, कहता है कि द, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट ऑन द फॉर्मेशन, यानी जैसे ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और उनके परिणाम में हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जैसे ही दो लोग क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, वैसे ही मेरे पास केमिकल बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, एंड द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ देखने के लिए मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाएगा जहां पे केमिकल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, केमिकल बॉन्ड जहां पे देखने के लिए मिलेगा। ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के दौरान जहां पे केमिकल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, बनता हुआ दिखेगा, ठीक, उसी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है कि यहाँ पे मेटल बॉन्डिंग एसेंशियल। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि मेटल बॉन्डिंग और एसेंशियली कोवैलेंट इन origin and metallic structures involve resonance of electron pair bond between each atom or the neighbor। यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके से है कि जो हमारे मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं, वो एसेंशियली कोवैलेंट इन ओरिजिन नेचर्स के बेसिस बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रेजोनेंस, यानी इनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो रेजोनेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी यूज करते हैं। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कब, जब मेटलिक बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या, हिस्ट्री ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी। जब हिस्ट्री ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं तो वहां पे छोटे छोटे हमको अप्रोच पढ़ाए जाएंगे। कहता है क्या कि द लुइस अप्रोच, यानी लुइस, सर लुइस के बेसिस पे कहता है द लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो लुइस अप्रोच है उनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि द लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग फेल टू सेल, और यहाँ पे लाइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी बड़ा बेसिक सी थ्योरी थी वो, पूरी पूरी। आल्सो बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, ठीक, हैड लिमिटेड एप्लीकेशंस, लिमिटेड एप्लीकेशंस। यानी कहने का मतलब क्या था बेटा, सबसे सिंपल तरीके से, कि जब हमारे पास सर लुइस आ गए थे, क्या आ गए थे, हमारे पास सर लुइस जब आ गए थे, तो सर लुइस आने के बाद ही ये पूरी कहानी स्टार्ट होती। अब स्टूडेंट्स वहां पे आप देख पा रहे थे कि एक्चुअली क्या था, मैं पानी पी रहा था, ठीक, वहां पे हमने क्या देखा कि लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग फेल्ड टू द, यानी कहने का मतलब क्या था कि हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे जो लुइस का स्ट्रक्चर था, लुइस सर क्या कहे थे, लुइस सर यही बोल रहे थे कि भैया ये ए है और ये बी है, ठीक, इनके ऑर्बिटल ऐसे हैं, ठीक,
क्या है, इनके ऑर्बिटल ऐसे हैं और इनके ऑर्बिटल कुछ ऐसे हैं, और इस पे क्या पाया जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जब आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये ऐसे कुछ बनेंगे, ध्यान समझना, ठीक। यहाँ पे ऐसे कुछ बोला था कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ऐसे देंगे, तो हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं। यानी हमारे पास सपोज ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे पाए जा रहे हैं, क्या ऐसे पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे पाया जा रहा है, ठीक। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऐसे मैच करा लेंगे, ये एक दूसरे को ऐसे मैच करा लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा कोई एक बॉन्ड, क्या बन जाएगा, यहाँ कोई हमारा बॉन्ड बन जाएगा। ये सर लुइस की बेसिस थी, हमने लुइस स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ रखी थी। तो लेकिन ध्यान देना बेटा कि रासायनिक बॉन्ड बनाते समय, क्या रासायनिक बॉन्ड बनाते समय जो सर लुइस की स्ट्रक्चर्स थी, क्या थी, सर लुइस की स्ट्रक्चर्स थी, वो पूरी तरीके से विफल हो गई, क्या हो गई, विफल हो गई, और वो फेल हो गई बताने के लिए कि केमिकल बॉन्ड ये कैसे बन रहा है और इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। उन्होंने ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस बोल दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के बाद वो केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 1 और 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट यहाँ किए हैं इन्हीं की सहायता से क्या हो जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 बॉन्ड बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 बॉन्ड बनेगा। ये कौन बताते थे, ये सर लुइस बताते थे। लेकिन ये कभी बेटा नहीं बता पाए, ये एटॉमिक सेल के बारे में बताते, किसके बारे में, ये सेल के बारे में बात करते थे, कि आखिरकार ये जो बैलेंसी सेल होता है उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिज्म है या क्वांटम बेसिस है, क्वांटम बेसिस पे हम लोग सेल के बारे में बात नहीं करते, हम लोग एटॉमिक के बारे में बात करते हैं कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल में उपकोष यानी कक्षक की बात करते हैं इसमें। तो सर लुइस के जो अप्रोच थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, फेल्ड हो गए, किसको बताने के लिए, केमिकल बॉन्ड को बताने के लिए। आगे इसके बाद क्या हुआ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद, यानी सॉरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले हमारे पास कौन आए, सर लुइस आए। ये फेल होने के बाद एक थियरी और आई जिसे हम लोग कहते थे बॉन्ड, क्या कहते थे, बैलेंसी सेल, क्या बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं, और इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा नहीं, ये भी एक टाइम के बाद फेल ही हो गया था, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे आगे हमारे सिलेबस में है बैलेंस सेल, हमारे पास क्या बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसको वेस्पर थ्योरी कहते हैं। वेस्पर थ्योरी है लिमिटेड एप्लीकेशन, यानी वेस्पर थ्योरी जो भी आई वो भी क्या करने लगी, एक लिमिटेड एप्लीकेशन के बारे में बात की, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व नहीं किया, कह रहा कि एंड आल्सो फेल्ड एंड, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो कह रहा कि फील्ड हो गया कब, जो हमारे पास ज्योमेट्री पूरी कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, ज्योमेट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल, यानी जो जटिल मॉलिक्यूल्स थे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जटिल मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स के पूरे के पूरे उनकी शेप एंड साइज, उनकी ज्योमेट्री, ग्राफिकल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने में वो पूरी तरीके से क्या हो गई, फेल हो गई। ये चीज आप ध्यान देना। तो लुइस आए तो वो फेल हो गए इसलिए ताकि उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं किया। यहाँ पे वेस्पर थ्योरी आया, वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं कर रहा था, किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री कैसे होगा उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया, ठीक। वो भी क्या हो गया, विफल हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं इसी मुद्दे को, ज्योमेट्री को और एटॉमिक ऑर्बिटल को सॉल्व करने के लिए कहता है इन ऑर्डर, इसी श्रेणी के अंदर एड्रेस्ड, यहाँ पे द इश्यूज, यानी एड्रेस इशू का मतलब होता है कि इसी मुद्दे पे या इसी मुद्दे को हल करने के लिए, क्या हल करने के लिए किसको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाया गया, क्या लाया गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाया गया, पुट फर्स्ट ऑफ जर्मन साइंटिस्ट, यानी जर्मन साइंटिस्ट ऑफ
फिजिक्स थे, यानी जर्मन के कोई फिजिक्स के बड़े अच्छे जानकार थे, जिसका नाम था यहाँ पे हाइटलर। तो हाइटलर और वहीं के एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लंदन, क्या था, लंदन। तो हाइटलर और लंदन की जोड़ी ने काफी अच्छा कमाल कर दिया। ठीक, क्या कमाल कर दिया, उन्होंने बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में बात कर लिया। किसके बारे में बात कर लिया बेटा? बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में बात कर लिया। तो एक चीज ध्यान देना, हमारे पास क्या आया कि इसी समस्या को दूर करने के लिए, ज्योमेट्री और एटॉमिक ऑर्बिटल को दूर करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थियरी आई। ये थियरी पूरे बाकी जो पहले इशू चल रहे थे उसको सॉल्व किया, और ये सॉल्व करने के लिए दो बड़े नाम आते हैं, एक आता है हाइटलर का, दूसरा आता है लंदन का। ये हाइटलर और लंदन ने कब आया था बेटा? ये हाइटलर लंदन आए थे 1972 में। कब आए थे? 1972 में। इन्होंने वीवीटी के बारे में बात किया था। किसके बारे में? वीवीटी के बारे में बात किया था। द श्रोडिंगर, क्या, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन was also used to explain the formation of covalent bond between two hydrogen atom। यानी इन दोनों लोगों ने, हाइटलर और लंदन ने क्या किया, जो श्रोडिंगर का, क्या, जो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन था, क्या था, श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन था, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशंस को, ठीक, यूज किया। किस लिए बेटा यूज किया? ताकि वो एक्सप्लेन कर सके किसको? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सके जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच लगा था। तो ध्यान देना, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को हाइटलर और लंदन ने क्या क्या यूज किया, किसके लिए? वो दो हाइड्रोजन एटम यानी H2 मॉलिक्यूल से, क्या, H2 मॉलिक्यूल के अंदर H और H के बीच में, क्या, H और H के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने, दोनों लोगों ने श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को पता लगाया। मैं आगे अपने दूसरे अप्रोच के अंदर लेके आऊंगा आपको दूसरे क्लास के अंदर, कि बताओ, मतलब पूरा बताएंगे कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में कितना योगदान देता है, कैसे होता है, सबके बारे में देखा जाएगा। ठीक, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तो आपको क्लियर रहेगा। आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि हाइटलर और जो लंदन की थ्योरी है वो किस पे बेस है, तो आप बता देंगे कि हाइटलर और लंदन की जो थ्योरी बेस है वो किस पे बेस है बेटा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस है। किस पे? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। और जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है ये कब आया था? ये 1926 में लगभग आया था। किस में आया था? 1926 में आया था। मतलब सोचो 50 साल बाद ये काम कर रहे थे। आगे कह रहा है कि द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एज पर द बैलेंस बॉन्ड थियरी इज आल्सो बिन। यानी हमारे पास कहता है क्या, कि हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको देखने के लिए आप कोई भी एक देख लीजिए। मैं इसी को देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास, क्या, हमारे पास की बात करें, ये हो गया इतना। अब इसको नोट कर लेना बेटा, नोट करना होगा कुछ, तो फिर आगे चल रहा है। हो गया, देखो आगे चलो। कहता है क्या, दिस थ्योरी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड द हाइब्रिडाइजेशन इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, ये सिद्धांत जो बनाया गया था वीवीटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? वीवीटी के बारे में बात कर रहा है, बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में बात कर रहा है। कि बैलेंस बॉन्ड थियरी का फोकस कहाँ था? बैलेंस बॉन्ड थियरी का फोकस था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक, उसके बाद इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात किया कि उनके ओवरलैपिंग कैसे होते हैं, और उन्होंने देखा हाइब्रिडाइजेशन को, किसके? एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ठीक तरीके से समझने के बाद, क्या, ठीक तरीके से समझने के बाद वीवीटी को इसी के आधार पे बनाने की कोशिश किया गया था। क्या? इसी को बनाने के आधार पे कोशिश किया गया था। कहता है यहाँ पे कि केमिकल बॉन्डिंग और फॉर्म द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, यानी केमिकल बॉन्ड कब बनते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड कब जब बनते हैं?
जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करते समय इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज इन द क्रॉसपॉन्डिंग बॉन्ड रीजन। यानी कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया यदि यहाँ पे एस है और ये एस है, दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक ध्यान समझने का। ये एस है और ये क्या है, ये वन एस है, ये भी क्या है, वन एस है। ये आपस में जुड़ रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसे बना रहा है, क्या ऐसे बना रहा है। तो अब ये जो रीजन होगा, क्या ध्यान समझना, ये वन एस ये भी है, वन एस ये भी है, इनके बीच ओवरलैपिंग एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक। अब इनके बीच ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रीजन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रीजन है। हम इसे बॉन्ड रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड, हम लोग इन्हें बॉन्ड रीजन के नाम से जानते हैं। अब देखो ये बॉन्ड रीजन कहाँ पाया जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होंगे। और ये बॉन्ड रीजन आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा, यही बनाते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड, ठीक। और ये क्यों कब बने, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम, क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का ये जो क्या है, ये हमारे पास है ऑर्बिटल। क्या है, ऑर्बिटल्स है। यानी हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल है ये है और सेकेंड ऑर्बिटल ये है। यानी हाइड्रोजन एटम के दो ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल, दोनों के आपस में जब मिलते हैं तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एरिया होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, लोकलाइज होते हैं। इसे बॉन्ड रीजन या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, ठीक। मतलब इनको बॉन्ड रीजन कहेंगे पूरे एरिया को, ठीक। ये क्या, ये पूरे एरिया को हम लोग बॉन्ड रीजन बोलेंगे। ध्यान समझना, ये पूरा एरिया क्या बोलाएगा बेटा, ये पूरा एरिया हमारा बॉन्ड रीजन कहलाएगा। और इनमें इसके बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा या दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, एक इनका एक उनका, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, द बैलेंस बॉन्ड थियरी आल्सो goes of explain the electronic structures of the molecules formed by overlapping of atomic orbital। यानी कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कहता क्या है, कहता है कि जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थियरी है, बैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पे जो हमारे पास अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यानी एटॉमिक, सॉरी, जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थियरी है पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई किसको, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उनके कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, ये पूरा एक्सप्लेन कौन किया, बैलेंस बॉन्ड थियरी किया, ठीक है बेटा। आगे देखो, कहता है कि इज आर, यानी यहाँ पे कहता है इज इट आल्सो, सबसे सिंपल तरीके से बात कह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये बताने की कोशिश किया कि बैलेंस बॉन्ड थियरी भी अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या कर दिया, मैंने समझ लिया भैया। आगे कह रहा है इस बात पर भी जोर देता है कि एक का केंद्र के परमाणु दूसरे के परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। सही बात है भैया, ये पहला वाला होगा, ये दूसरा वाला होगा, तो इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे क्या होगा, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको यहाँ पे कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। आगे कह रहा है पास्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ अलग अलग नियम होते थे। क्या, बैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ अलग अलग नियम होते थे, बहुत सारे नियम है बेटा, 10 से 15 नियम है। हम कुछ नियम अभी देखेंगे, कुछ नियम बाद में देखेंगे, ठीक। लेकिन अभी वाले स्ट्रक्चर्स में हम कुछ नियम तो देख ही लेंगे, ठीक। पहले बात करता है, यहाँ पे कहता क्या है, हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहता है, हम यहाँ से बात करें, कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट पास्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी, और यहाँ पे लिस्टेड बिलो, यानी नीचे की ओर कुछ बैलेंस बॉन्ड थियरी बताई गई है, आप इन्हें लिस्ट आउट कर लीजिए। तो चलो भैया हम लोग लिस्ट आउट तो कर ही लेते हैं। कहता है क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल, या क्या, टू वैलेंस ऑर्बिटल या टू फील्ड, यहाँ पे हाफ फील्ड बिलोंग टू डिफरेंट एटम ओवरलैप ऑन इच अदर। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से जो संयुक्ता आबंध है, क्या है, संयुक्ता आबंध है, यानी जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है
कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो संयोजी कक्षक, क्या, दो वैलेंसी सेल एक दूसरे से संबंधित हो, क्या, और एक दूसरे से संबंधित हो, और ये दोनों जो एटम हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, क्या करते हो, ओवरलैप करते हो। तो अब इनके बीच क्या कर रहा है, अब इनके बीच कहता है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग। ठीक, कहने का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से पहली बात इन्होंने किया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेट होगा वो दो बैलेंसी सेल के वजह से होगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था 1s का, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, दूसरा मैंने लिया था किसका, हाइड्रोजन का ही, ये क्या है, ये भी हमारा 1s है, ये आपस में जुड़ रहा है, ठीक, क्योंकि इनके एक इलेक्ट्रॉन खाली है, ये 1s1 के फॉर्म में, ये भी 1s1 के फॉर्म में है, ठीक। अब ये आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये बना रहे हैं पूरा का पूरा एरिया, जिससे हम लोग क्या कहते थे, जिससे हम लोग बॉन्ड रीजन कहते थे, क्या कहते थे, बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बॉन्ड बनाएंगे, क्यों बनाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसी के बारे में बात कह रहा है, ठीक। ध्यान समझना, कहता है कि जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड होते हैं यानी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो तभी बनते हैं जब दो अर्ध यानी दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे, जैसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आगे कहता है कि इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं, क्या, इनके बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं, ठीक, इसलिए एक दूसरे को ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। अब इनके बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसलिए इनके परिणाम स्वरूप आबंध परमाणु एक दूसरे के पास बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते, क्या, आगे की ओर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। अब ये तो हमको कर लेंगे, जैसे ही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम इंक्रीजेज, यानी दो बॉन्डिंग एटम के बीच हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगता है, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास जब बढ़ने लगता है तो उसके रिजल्ट ये होता है कि जो ओवरलैपिंग का रिजल्ट होता है वो भी क्या करता है, वो भी हमारा इंक्रीज करता है। यानी कहने का मतलब इधर है कि जितना ज्यादा, क्या, जितना ज्यादा पावरफुल यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे वो उतना पास आएंगे। रीजन क्या है, जैसे आप इसके पहले यहाँ पे केवल एक बॉन्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, इसलिए कम दूरी के साथ आ रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ए और बी के बीच यदि एक बॉन्ड हो तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ए और बी के बीच दो बॉन्ड हो तो छोटा होता है, ए और बी के बीच तीन बॉन्ड हो तो और छोटा होता है, ठीक। मतलब जितने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों की है, यहाँ पे कितना है, चार इलेक्ट्रॉनों की है, यहाँ पे कितना है, छह इलेक्ट्रॉनों की है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा उतना उनमें क्या होगा, वो पास आते लगेंगे, क्या करेंगे, पास आने लगेंगे। पास आने का मतलब है कि उन पे ओवरलैपिंग बढ़ के होगा, क्या होगा, ज्यादा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के वजह से, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारा जो ओवरलैपिंग होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, ओवरलैपिंग इंक्रीज करता है बेटा। और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगा, एक दूसरे को जितना ज्यादा ये ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक, उतना ज्यादा हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आपसे पूछा कोई कि कौन सा स्टेबल है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्या, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी वो मैक्सिमम स्टेबल होगा और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो मिनिमम स्टेबल होगा। हमने पिछले वाले क्लास में आपको बॉन्ड पैरामीटर के बेसिस पे जब पढ़ा रहा था वहां पे मैंने इस क्लास को अच्छे तरीके से डील किया था, ठीक। ये क्लियर हो जाएगा सभी को कि हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा ओवरलैप बढ़ेगा और जितना ज्यादा ओवरलैप बढ़ेगा दूसरा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक। पॉइंट क्लियर हो जाएगा सभी को। अगला कह रहा है कि यहाँ पे द प्रेजेंस यानी द प्रेजेंस की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, द प्रेजेंस यानी द प्रेजेंस ऑफ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज बी वैलेंसी सेल ऑन ए एटम। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक परमाणु के संयोजकता कोष में अनेक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे
हमने मान लिया, सपोज ये आपका हो गया होगा ना, हमने मान लिया यहाँ से कि हमारे पास कह रहा है कि जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, क्या ले लिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है बेटा 7, क्या होता है 7, यानी किसको करेंगे 1s2 और 2s2 और यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 3 के पास, किसके पास, 3 के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कितने हैं बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जब भी बैलेंसी सेल में है, किसमें है बेटा, बैलेंसी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या, आपस में मल्टीपल यानी दूसरे किसी अदर एटम के साथ जब जुड़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अमोनिया, क्या, अमोनिया। अब हमारे पास क्या है, ये है नाइट्रोजन, और ये किससे जुड़ जाएगा, 3 अलग अलग पार्ट से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी एटम के अंदर, क्या, किसी भी एटम के अंदर यदि उनके अंदर बैलेंसी सेल में ढेर सारे मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एटम क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, किसी अदर एटम के साथ, जैसे नाइट्रोजन ने यहाँ पे कर रखा है। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंसी सेल do not take participate in the formation of chemical bond as per valence bond theory। यानी कहता क्या है कि बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार, क्या, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास यदि उनके ऑर्बिटल में, उनके सेल के अंदर यहाँ पे क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा ऐसे पाया जाएगा, तो इसमें सारे क्या हैं, सारे पी ब्लॉक हैं, तो इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, पेयर्ड फॉर्म बोलेंगे। कहता है कि द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास की जो हमारा बैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है कि यदि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड बनाने के क्रिया में या केमिकल बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हीलियम की बात कर लें, हीलियम का या फिर नियान या जितने भी नोबेल गैसेस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरल फॉर्म में, क्या, जनरल फॉर्म में वो एक दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर हो जाएगा सभी को, आगे बढ़ो। आगे कह रहा है यहाँ पे सिंपल तरीके से, कहता है केमिकल बॉन्ड, क्या, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा है। देखो ये हो गया ना, इसको कर लो, चले आगे। कहता है कि केमिकल और सॉरी कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड और डायरेक्शनल एंड और आल्सो पैरेलल टू रीजन करस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट और ओवरलैपिंग। यानी कहने का मतलब है कि जो संयोजकता रासायनिक बंध होता है, यानी जो हमारे पास सहसंयोजी रासायनिक बंध होते हैं, कौन होते हैं, सहसंयोजी जो हमारे रासायनिक बंध होते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं बेटा, दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, उनकी एक डायरेक्शन होती है, एक ओरिएंटेशन पे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो आप बताइएगा, कभी भी आपसे पूछेगा कि कभी भी बोले कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा, डायरेक्शनल का उसमें ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्शनल उसमें बताइएगा कि जो हमारे पास कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और ठीक, क्या, अतिव्यापित करने वाले परमाणु के, कैसे, अतिव्यापित करने वाले परमाणु के पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये है, ठीक, कैसे ये हमारा एटम है और ये भी क्या है, एक दूसरा एटम है, ये जब भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो एक दूसरे कैसे होंगे, वो पैरेलल ही देखने के लिए मिलेंगे। अगला कहता है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डिफर इन द पैटर्न ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप।
ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, मैंने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के अप्रोच में पढ़ाया था ये पॉइंट्स, कि जैसे ही सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं, यानी एकल बंध और द्वि बंध का निर्माण होता है, वो इस पैटर्न को, किसको, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी पैरेलल पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक, कब, ओवरलैप करते समय, यानी एटॉमिक ओवरलैप करते समय। तो चलो देख लेते हैं कैसे फॉलो कर रहे हैं। पहले बोल रहा है कि पाई बॉन्ड और फॉर्मेड फॉर्म साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। कैसे करते हैं, ये स्पेशली हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक, इसको हम लोग एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। हमारे पास एक ऐसे करता है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या था, ये हमारे पास कुछ ऐसे ओवरलैप करते हैं। क्या, ऐसे ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे ओवरलैप होता है, इसको हम लोग पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक, तो इनको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। अब तीसरा हमारे पास जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आता है, किसके बारे में बात करते हैं, पाई बॉन्ड के बारे में बात करता है, तो यही लोग क्या करते हैं, साइड वाइज। कैसे, साइड वाइज, साइड वाइज का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड में हमारे साइड वाइज, यानी ऐसे ये पाया जाएगा और दूसरा यहाँ पे ऐसे पाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर है, बीच में लोअर है, यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे लोअर है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन ये कैसा है, पाई बॉन्ड का पीपी ओवरलैपिंग है, ये सिंगल बॉन्ड का पीपी ओवरलैपिंग है। ये लैटरल ओवरलैपिंग होगा और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये एक दूसरे को पैरेलल काम करते हैं। कैसे, ये एक दूसरे को ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, लेकिन जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो अपने एक्सिस पे, यानी एक एक्सिस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे एक एक्सिस होगा, अपने एक्सिस के ये एक्सिस के पैरेलल, क्या, ये एक्सिस के पैरेलल, ठीक, काम करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर ही लगातार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक, ये चीज आप याद रहना चाहिए। क्लियर हो जाएगा सभी को। आगे देखो ये बॉन्ड बताया गया, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही क्लास के अंदर जब आपको बॉन्ड अप्रोच पढ़ा रहा था तो आपको ये सही तरीके से क्लियर करा दिया था कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कैसे बनता है मैंने वहाँ पे बता दिया था। ठीक, कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड वहाँ बनते हैं, क्या, सिग्मा बॉन्ड वहाँ बनते हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जो बॉन्ड हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फार्मूला दिया गया किसके बारे में बेटा, ये फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी फुर्सत मिलेंगे तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो क्लास तो इतना लंबा हो जाएगा, देखना भी आप भी एक बार में नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे ही नहीं इसका। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसका बातचीत किया गया है, सर के क्लासेस के अंदर शायद वो पढ़ा दिए होंगे। ठीक, ये आता है, लेकिन हम इनको कहाँ डील करेंगे, इनको देखेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में, जब हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे होंगे तब के बारे में। ठीक, sp यहाँ पे sp3 है, dsp2 है, sp3 d1 है। ठीक, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग अगले क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पे क्या कहता है बेटा, क्यों लाया गया, इसके बारे में बात करें। अभी और कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान देना। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी इनके हाइटलर और लंदन की पूरी थ्योरी बताऊंगा। ठीक, 11-12 पॉइंट्स हैं। कह रहा कि द मैक्सिमम ओवरलैप कंडीशन विच यहाँ पे डिस्क्राइब द बैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक, यानी कहता है कि बैलेंस बॉन्ड थियरी किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के मैक्सिमम ओवरलैप के बारे में बात करता है, जो उसके बॉन्ड, उसके केमिकल या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक, जितना भी ओवरलैप, मैक्सिमम ओवरलैप होगा, उसको ठीक तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमको बैलेंस बॉन्ड थियरी की जरूरत पड़ेगी। अगला कहता है कि दिस आर वन of the most important application, for example, is difference in the length and strength of the chemical bond in H2 and F2 molecules can be explained by difference in the overlapping orbital molecule। यानी कहता क्या है कि हमारे पास इसका मोस्ट एप्लीकेशन क्या है,
लेंथ और बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ को जानने के लिए, किसके, केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ और बॉन्ड को जानने के लिए। क्यों बेटा, किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन और F2। ठीक, हाइड्रोजन और F2 क्या है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ दो, एक उसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन ज्यादा, जितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा वो स्ट्रांग है। ठीक, क्या है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और उनके बॉन्ड लेंथ क्या है, इनके बारे में बात करेगा। क्या करेगा, उनके बारे में बात करेगा। जैसे F2 और F2 बने, मतलब H2 और H2 बने और F2 और F2 बने, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, दोनों बीच की बॉन्ड के ऑर्बिटल कैसे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कहीं ना कहीं बैलेंस बॉन्ड थियरी की जरूरत पड़ती है। अभी कराएंगे किसी दिन। कहता है द कोवेलेंट बॉन्ड इन द HF मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द डेवलप ऑफ 1s ऑर्बिटल। ठीक, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे लिमिटेशन है, क्या है, लिमिटेशन के बारे में कहता है कि लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है। ये कहता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि टू एक्सप्लेन टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, यानी ये फेल्योर रहा, क्या रहा, ये फेल हो गया, किसके लिए, ये टेट्रा कोवेलेंट यानी टेट्रा टेट्रा बैलेंसी की बात किया कि कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, कार्बन के 4 बैलेंसी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक, और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज के बारे में कोई बात नहीं किया। अब अगला क्या रहा, अगली बात किया कि ये थ्योरी जो थी वो इलेक्ट्रॉन के लोकलाइज के स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। ठीक, उसमें काफ़ी त्रुटि रहा। और कहती है कि ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी इंटर पार्टिसिपेशन होता है उनके बेसिस से, और जो थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, उसको भी ये ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। ठीक, और ये हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में नहीं बता पाया। ठीक, ये लिगेंड्स क्या होते हैं आपको थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये नो एक्सप्लेनेशन फॉर कलर, यानी ये कलर के बारे में, कंपाउंड के कलर के बारे में और कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर और मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया बेटा। ठीक है, आगे खत्म हो गया बेटा, थैंक यू। और मैंने कोशिश किया कि इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, जहाँ पे जितना एफर्ट लगाना था वहाँ लगाया। अब हाइटलर रंधन की थ्योरी है, मैं उसको पढ़ा दूंगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी में लेके आऊंगा, इंग्लिश में, दोनों में लेके आ जाऊंगा, ताकि अलग अलग जो बच्चे हैं उनको भी ये मिल जाए अच्छे तरीके से, वो नोट्स बना ले। तो मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।